1990 की ये बात है। लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपनी खुशी साझा करने के लिए मां से मिलने पहुंचे। उनकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, सीएम का मतलब जानती नहीं थी। लालू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जो हथुआ महाराज बाड़न उनको से बड़का आदमी बन गईल बानी, यानी हथुआ महाराज से भी बड़ा आदमी अब मैं बन गया हूं। हथुआ राज एक दौर में छपरा सिवान के इलाके की नामी जमींदारी हुआ करती थी, लेकिन बिहार में इससे भी बड़ा एक नाम और था जो कभी अकूत धन दौलत और पॉलिटिकल पकड़ के चलते पूरे भारत में जाना जाता था। कलकत्ता से कैरो तक इसके चर्चे थे और ये था दरभंगा राज। कौन थे दरभंगा राज के राजा जिन्होंने फ्रांस की रानी का हार और मुगलों का बेशकीमती पन्ना खरीदा, BHU और पटना यूनिवर्सिटी जैसे दर्जनों नामी संस्थानों को खड़ा किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 20वीं सदी में इतिहास के हाशिए पर वो चले गए। दरभंगा राज की पूरी कहानी आज जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा। तारीख में आज कहानी बिहार के दरभंगा राज की। Brought to you by Sharda University, Higher and New India Assurance. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. उत्तर बिहार का ज्यादातर इलाका मिथिलांचल के हिस्से आता है। उत्तर में नेपाल का हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक नदी के बीच का क्षेत्र। इसी मिथिला के वैशाली महाजनपद में लोकतंत्र के बीज फूटे। कर्नाट और ओइनवार जैसे क्षेत्रीय शासकों के बाद वहां मुगलों ने डेरा डाला। ब्रिटानिया हुकूमत में दरभंगा राज ने मिथिला को पोषित भी किया। मुगल बादशाह अकबर ने 1574 में बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। खंडवला भौर वंश के महेश ठाकुर को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई। बख्शी मुकुंद झा की लिखी एक किताब है, नाम है हिस्ट्री ऑफ मिथिला। इस किताब के मुताबिक महेश ठाकुर को ये जिम्मेदारी रामनवमी के दिन मिली थी। मजहरनामा के हिसाब से महेश ठाकुर तिरहुत के सदर चौधरी नामित हुए। दरभंगा तब तिरहुत सरकार का महाल हुआ करता था। सरकार यानी डिवीज़न और महाल यानी सब डिवीज़न, ऐसे समझिए। अकबर की तीसरी पीढ़ी से जब औरंगजेब मुगल तख्त पर बैठा तो महीनाथ ठाकुर अपने पुरखों को मिला काम देख रहे थे। नेपाल से झारखंड तक के विद्रोहों को दबाने में उन्होंने मुगलों का साथ भी दिया था। औरंगजेब ने खुश होकर महीनाथ को तिरहुत की सदर जमींदारी दी। आसपास के 100 परगनों की भी जिम्मेदारी सौंप दी। मजहरनामा के अनुसार खिलअत और माही मरातिब के खिताब भी महीनाथ को बादशाह से मिले। ये दोनों विशेष किस्म के सम्मान हुआ करते थे, बड़े सम्मान हुआ करते थे। बड़े राजाओं और मनसबदारों को मिलने वाले ये टैग जब महीनाथ को मिले तब शुरू हुआ दरभंगा राज का दौर। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अंग्रेजों के बक्सर युद्ध जीतने तक भौरा ही इनका गढ़ हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह दरभंगा राज की अगुवाई कर रहे थे। 1772 का साल आता है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनता है और पटना में बनती है प्रांतीय परिषद। यहीं से अंग्रेज़ों की नज़र में दरभंगा राज भी चढ़ता है। RN चौधरी की किताब है पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला। इसमें चौधरी लिखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का राजा माधो सिंह ने विरोध किया। माधो सिंह ने पूरे तिरहुत की जिम्मेदारी के मालिकाना हक को शाह आलम के सामने रखा। कंपनी भी अपनी चाल चल चुकी थी। 7 अप्रैल 1800 में कंपनी ने अमाल दस्तक जारी करके दरभंगा राज के कुछ गांव अपने बंदोबस्त में शामिल करवा लिए। लेकिन 10 अप्रैल को शाह आलम द्वितीय ने भी राजा के पक्ष में फरमान जारी कर दिया। इस तरह दरभंगा राज का ब्रिटिश काल आरंभ हुआ। 1807 में माधो सिंह की मृत्यु हुई और गद्दे पर बैठे छत्र सिंह। गंगा का पूरा दोआब कब्जा चुके अंग्रेजों की नज़र अब नेपाल की तराई से ऊपर थी। इसी के चलते 1815-1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। छत्र सिंह ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया और बदले में लॉर्ड हेस्टिंग ने राज दरभंगा के कद में इजाफा कर दिया। राजा छत्र सिंह अब महाराजा बहादुर छत्र सिंह कहलाने लगे थे। उनके कद में इजाफा हुआ था। छत्र सिंह के बाद रुद्र सिंह और फिर महेश्वर सिंह महाराजा बने। महेश्वर सिंह को अभी शासन संभाले कुल 10 बरस हुए थे कि 1860 में उनका निधन हो गया।
महाराजा के बेटे लक्ष्मीश्वर तब 2 साल के थे। अंग्रेज़ों ने कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स कानून का हवाला देते हुए दरभंगा की कमान अपने हाथों में ले ली। एक ऐसा कानून था ये जिसमें उत्तराधिकारी अगर नाबालिग हो तो अंग्रेज़ उस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले सकते थे। स्टीफन हेनिंघम बताते हैं कि पहले अंग्रेज़ों ने ठेकेदारी व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। ठेकेदारी की लीज नीलाम की गई और 20% कमाई को तनख्वाह के तौर पर निर्धारित किया। इसके साथ ही दरभंगा राज में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ। दरभंगा राज को 15 सर्कल में बांटा गया। इसकी हायरार्की कुछ इस तरह थी: महाराजा दरभंगा, फिर चीफ मैनेजर, सर्कल मैनेजर, तहसीलदार, गांव के स्तर पर जेठ रैयत, पटवारी और चपरासी। लक्ष्मीश्वर सिंह ने वयस्क होते ही अपना दावा ठोका। 1879 में बांकीपुर के पटना कॉलेज हॉल में चार्ल्स मेटकॉफ की मौजूदगी में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने दरभंगा की कमान संभाल ली। एक दफ़ा महाराजा और उनके निजी सचिव कश्मीर में थे। राह गुजरते उनकी 2 साधुओं पर नज़र पड़ी। साधु बैठे थे, धुनी रमा रहे थे। साधु 2 थे और धुनी 3 जल रही थी। महाराजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो एक साधु ने जवाब दिया कि तीसरे साधु मिथिला गए हैं दरभंगा के महाराज से मिलने। लक्ष्मीश्वर चौंक गए। उन्होंने एक बार फिर पूछा, महाराज को पहचानते हो? एक मौन शांति के बाद साधु बोल पड़े, क्यों नहीं, आप ही तो हैं महाराज दरभंगा। माने लक्ष्मीश्वर सिंह केवल एक स्थानीय मैग्नेट नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका प्रभावी दखल था। लॉर्ड रिपन के दौर में वो भारत की विधायी परिषद के सदस्य रहे। 1898 में लक्ष्मीश्वर सिंह का उत्तराधिकार उनके छोटे भाई महाराजा रामेश्वर सिंह ने संभाला। उन्होंने 1878 में भारतीय सिविल सेवा पास की। 1885 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य नामित हुए। महाराजा अधिराज टाइटल मिलने से इनके राज में दरभंगा का कद और बढ़ा। 1902 में भारतीय पुलिस आयोग का गठन हुआ। रामेश्वर सिंह भी इसके सदस्य तब चुने गए। आयोग ने पुलिस सुधार पर एक रिपोर्ट दी। रामेश्वर सिंह इससे असहमति जताने वाले इकलौते सदस्य थे। उन्होंने कहा था, रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। हालांकि उनके सुझाव को अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था। मदन मोहन मालवीय के साथ रामेश्वर सिंह BHU के को-फाउंडर भी रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 50 लाख का दान दिया था उस समय। 1929 में महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह दरभंगा राज की गद्दी पर बैठे। लंदन में आयोजित पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाली टीम का वो हिस्सा भी रहे। उन्होंने 1933 से 1946 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। जब संविधान पर सभी सदस्यों ने अपने दस्तखत किए तो कामेश्वर सिंह ने अपने साइन के साथ दरभंगा भी लिखा था। ऐसे दरभंगा का नाम संविधान की सिग्नेटरी कॉपी में इकलौते शहर के रूप में दर्ज हुआ। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जारी रखा। 1952 से 1958 तक झारखंड पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे। 1960 में फिर से चुने गए। कामेश्वर सिंह का 14 धंधों में दखल था, जैसे चीनी, जूट, कपास, कोयला, रेलवे, लोहा, एविएशन, प्रिंट मीडिया और बिजली। इंडियन नेशन, आर्यावर्त और मिथिला मिहिर इन्हीं के अखबार थे। दरभंगा एविएशन नाम से तब उनकी हवाई जहाज की एक कंपनी भी थी। दरभंगा राज के पास दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, रांची, वाराणसी और शिमला जैसे शहरों के साथ विदेशों में भी संपत्तियां थी। ऐसी एक संपत्ति का जिक्र मिस्र के काहिरा यानी कैरो से भी मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कैरो में दरभंगा हाउस बनाया गया था। इसका निर्माण वॉर पर्पस फंड में दिए लाखों रुपयों से किया गया था। दरभंगा राज के पास ज्वेलरीज भी बड़ी बेशकीमती किस्म की हुआ करती थी। क्वीन मैरी एंटोनेट का रिवियर डायमंड नेकलेस, मुगलों का शाही पन्ना और पेशवा बाजीराव प्रथम का नौलखा हार इनके जवाहरातों में शुमार थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मुगलों का शाही पन्ना कूच बिहार के महाराजा के पास था। दरभंगा राज उस समय भारत का तीसरा सबसे धनी परिवार हुआ करता था। इन्हें बैंकर ऑफ महाराजास भी कहा जाता था। कूच बिहार के राजा ने दरभंगा राज से लोन तक उस समय ले रखा था और इसके एवज में गिरवी रखा था 217 कैरेट का बेशकीमती पन्ना। कूच बिहार से लोन चुकाने सचिव आए तो दरभंगा के महाराज ने पैसे लौटा दिए और शाही पन्ना दरभंगा के हिस्से ही रहने दिया। फ्रांस की रानी एंटोनेट का नेकलेस दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने उस वक्त 13,000 पाउंड में खरीदा था। 1962 में कामेश्वर सिंह का निधन हो गया। कोई संतान उनकी थी नहीं। वसीयत के मुताबिक संपत्ति की सुरक्षा कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के हाथ में थी। तब के हिसाब से 2000 करोड़ की संपत्ति आकी गई। महारानी और महाराज के भतीजों के बीच इसको लेकर तभी से खींचतान शुरू हो गई। इसी पूरी खींचतान पर तेजकर झा ने द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन नाम की किताब लिखी है। वो जिक्र करते हैं कि कामेश्वर सिंह के निधन के बाद उनकी डेथ ड्यूटी चुकानी थी। तब सरकार मरने पर भी टैक्स लेती थी, लेकिन सिर्फ पैसे वालों से। मुंबई के नानू भाई जवाहरात के बड़े व्यापारी थे। उनके पास मैरी एंटोनेट हार समेत कई जवाहरात बेचे गए।
बताया गया कि ये गहने कामेश्वर सिंह की ट्रस्ट ने डेथ ड्यूटी चुकाने के लिए बेचे थे। ट्रस्ट की मनमानी का ये इकलौता वाकया नहीं था, ऐसे और भी कई वाकये थे। तेजकर झा बताते हैं कि दरभंगा एविएशन के बर्बाद होने में भी ट्रस्ट का ही बड़ा हाथ था। 1962 के युद्ध के बाद नेशनल डिफेंस फंड में 15 मन सोने का दान भी ट्रस्ट ने ही किया। ये कोई दरियादिली नहीं थी, बल्कि एक डील थी। लक्ष्मीकांत झा उस समय कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर थे। उन्होंने तीसरे लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनने के चक्कर में ये टोकन मनी दी थी, हालांकि वो अध्यक्ष बन नहीं सके। करीब 1.5 दशक पहले मुगलों के शाही पन्ना को भी 11 करोड़ में बेचने की खबर लंदन से आई थी। फिलहाल दरभंगा राज के पैसे को लेकर रस्साकशी जारी है। 2 पक्ष बचे खुचे ट्रस्ट के पैसे पर आए दिन थाना कचहरी करते ही रहते हैं। कभी मिथिला का गौरव रहे, दरभंगा राज का आज ये हाल है, जिसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल दरभंगा राज की कहानी हमारे आपके लिए लिखी है हमारे साथी अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।